नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एक तरफ कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, मौतों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल, डॉक्टर्स, दवाएं, ऑक्सीजन, तमाम तरह की कमियां अब नजर आने लगी हैं और पूरे देश में हालात कमोबेश बिल्कुल एक जैसे होते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाबंदियां पहले से ही ज्यादा सख्त हो चुकी हैं, लेकिन यहां कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। देश में बीते 3 दिनों से कोरोना के नए केस मिलने में लगातार गिरावट सामने आई है। शुरुआत में 30 अप्रैल से मैं यहां पर करना चाहूंगा, जिस दिन कोरोना अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 लाख के पार पहुंच चुका था। उसके अगले दिन यानी 1 मई को नए कोरोना केस में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई। कोरोना के 3,92,000 नए मामले सामने आए और 2 मई के आंकड़े 3,69,000 नए कोरोना के केस मिले। तो कोरोना में एक डाउनफॉल सा नजर आने लगा है। जिस तेजी से आंकड़े बढ़े थे उस तेजी से ना सही, लेकिन कोरोना के केस अब कम जरूर हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन 3 दिनों तक देश में ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन लगा रहा। जाहिर है लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर यह फैसला वक्त रहते 10-15 दिन पहले ले लिया जाता तो कितने लोग बीमार होने से बच जाते। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इतना दबाव नहीं होता। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने लोग मरने से बच गए होते। बहरहाल अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो यूपी में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ कोविड टास्क फोर्स ने संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए 15 दिन के लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी है। शायद यह भी इत्तेफाक हो कि यह सलाह चुनाव नतीजे आने के बाद दी गई है, लेकिन फिर भी बीते 3 दिनों में केसों में आई गिरावट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि लॉकडाउन बेहतर विकल्प हो सकता है। और इस विकल्प का कितना असर पड़ेगा, अगले 1 घंटे की हमारी चर्चा होगी। इसके गिर्द हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी चूक हुई है और क्या चुनाव के मद्देनजर ही जानबूझकर लॉकडाउन को टाला जा रहा था। अगर ऐसा है तो इसकी कीमत अब देश क्या चुकाएगा और क्या समय रहते अगर लॉकडाउन किया जाता तो उससे बड़ा फर्क आता। कोरोना में यूपी का हाल क्या है, एक बार हम आपको यहां पर बता देते हैं। अब तक 10 लाख लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। आपको बताएं कि यूपी में कोरोना के अभी 2,95,000 एक्टिव केस बने हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,857 मामले सामने आए हैं और 24 घंटे के अंदर कोरोना से 288 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 13,162 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कुल आंकड़ा है और 36,650 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकवर हुए हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जितने लगभग संक्रमित हर दिन यहां पर सामने आ रहे थे। लेकिन अब इतने की ही संख्या में लोग रिकवर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है। आपको बताएं कि देश का क्या हाल है। 24 घंटे में 3,69,000 लोग संक्रमित हुए और 24 घंटे के अंदर 3,421 लोगों की यहां पर मौत हुई है। अब तक कोरोना से 2,18,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। आपको बताएं कि 1,62,00,000 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और अभी भी पूरे देश में 34,10,000 एक्टिव केस बने हुए हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा लगातार पूरे देश से सामने आया, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर राहत भरी खबर यही है कि जहां अप्रैल के महीने की अंतिम तारीख को आंकड़ा 4 लाख को छू चुका था, अब वो धीरे धीरे 3,69,000 में आकर सिमटा है। तो निश्चित रूप से केस कम हो रहे हैं, लेकिन इसके कम होने की रफ्तार बेहद कम है। इसको और भी तेज करने की जरूरत है ताकि कोरोना की चैन को बेहतर तरीके से तोड़ा जाए। और ये जरूरी इसलिए है, इस पर मंथन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये वो समय है जब यहां पर कोरोना के केस बढ़ते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। तमाम जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश में। प्रदेश में जहां जहां पर लॉकडाउन लगा था वहां पर केसों की संख्या कम हुई है। तो निश्चित रूप से ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या कोरोना की इस लड़ाई में लॉकडाउन एक सबसे अहम उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर यह किया जा सकता है तो क्या चुनावों का इंतजार किया जा रहा था, मतगणना का इंतजार किया जा रहा था कि जब ये संपन्न हो जाएंगी उसके बाद ही लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा है, क्योंकि एंटी कोरोना टास्क फोर्स ने भी अब ये साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए। इससे भी ये बात साफ होती है कि क्या चुनावों को लेकर ही जानबूझकर ढीला ढाली वाला रवैया अपनाया गया। इस पर आज हम यहां पर अपने मेहमानों से जरूर चर्चा करेंगे। आर.के. मिश्रा मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी, अजय अरोड़ा मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव अध्यक्ष IMA लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी होंगी और डॉक्टर शरद गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमको ज्वाइन करेंगे। इन सब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियों की जरूरत है, चूक कहां पर हुई है, क्या लॉकडाउन का और भी बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए वैसे ही उत्तर प्रदेश में 2 दिन और बढ़ा दिया गया। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने वाला था, यह घोषणा कर दी गई कि अभी यह गुरुवार तक लागू रहेगा। तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को जानती है कि लॉकडाउन लगाना ही सबसे असरकारी उपाय होने वाला है। तो आखिर इस चीज से बचा क्यों जा रहा है? क्या जानबूझकर इतना विलंब किया जा रहा है कि हाथ से बात निकल जाए? और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लोगों की मौत को आखिर किसके सिर पर यहां पर जिम्मेवार उसको ठहराया जाएगा? इसका ठीकरा किसके सिर पर फूटेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। हम यहां पर बीजेपी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर उनका पक्ष क्या है और साथ ही
कांग्रेस की प्रवक्ता से भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है कि किस तरह का प्रभावी कदम सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए था, कहां पर चूक हुई है, किस तरह की गलतियां हुई हैं, और अगर ये सब कुछ हो चुका है अब किस तरह का कदम उठाएंगे ताकि हालात हमारे संभल जाएं। तो कोरोना में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूपी का हाल कितना है। यूपी में आपको बताएं कि 13,162 लोगों की कुल मौत उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है और 36,650 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकवर हुए हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। आपको बताएं कि यूपी में 2,95,000 अभी भी एक्टिव केस लगातार बने हुए हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। आरके मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे और साथ ही अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव अध्यक्ष आईएमए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही डॉक्टर शरद गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अजय अरोड़ा, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मतगणना हो चुकी है, चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं और अब लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, अब हर कोई ये बोलने लगा कि नहीं लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए, क्या जानबूझकर इतना विलंब किया गया और इसकी कीमत देश चुका रहा है? आपको क्या लगता है सरकार को चेतने की जरूरत है भी? बिल्कुल आलोक जी, सरकार ने विलंब किया, चुनाव की प्रतीक्षा की, और मैंने तो आपके चैनल पे बार बार आके बोला है कि चुनाव स्थगित हो सकते थे, जो केंद्र सरकार ने नहीं किए। और जिस प्रकार से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट, पूरी टीम, आरएसएस के कार्यकर्ता जिस प्रकार से बंगाल में गए या बाकी राज्यों में गए, जब वो अपने क्षेत्रों में वापस आए उसकी प्रतीक्षा की सरकारों ने, अपना उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनके आने के बाद ही कोरोना बढ़ा। देखिए आंकड़े, पहले उत्तर प्रदेश के नीति योगी नाथ जी ने कहा था कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, है ना, मेरे पे पर्याप्त विकल्प हैं। वो विकल्प कहाँ गए? अंत में जब न्यायालय ने बोला कि आपको आवश्यकता है लॉकडाउन लगाने की, तो उन्होंने न्यायालय को भी बोला कि अभी मैं नहीं लगा रहा, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने। उसके बावजूद अब आज इन्हें बढ़ा के 2 दिन और बढ़ा दिए, 5 दिन का कर दिया। ये बिल्कुल विलंब हुआ है, ये जनता के साथ धोखा भी हुआ है और बड़ी पीड़ा होती है लोग जी, जब हम देखते हैं ना कि जिस प्रकार से पेशेंट भटक रहे हैं दर दर अस्पतालों के लिए। अभी पैनल में डॉक्टर्स भी बैठेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि अस्पतालों में बेड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, फेविफ्लू नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो किस प्रकार का वातावरण, बिल्कुल घबराहट का वातावरण है और आंखें नम्न है, दिल भी नम्न हो जाता है जब बात करते हैं, डिबेट करते हैं। आजकल तो आलोक डिबेट का मन भी नहीं करता, बिल्कुल, क्योंकि वो चित्र सामने आते हैं। आप जब चैनल में दिखाते हो कि अस्पताल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने दम तोड़ दिया, शमशान घाट में टोकन मिल रहे हैं, कब्रिस्तान में 2 गज जगह नहीं, तो दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। और हम चाहते हुए कि लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार का पूरा फेलियर है। जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2020 में जब घंटी बजी थी, बिल्कुल, दूसरे मुल्कों में जब सेकंड वेव आई है, तो हम चेते नहीं। अगर सरकार चेत जाती तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। और जिस प्रकार से 2019, 20 और 20-21 में डबल एक्सपोर्ट किया गया ऑक्सीजन गैस का, 19-20 में 4502 मैट्रिक टन और 9300 मैट्रिक टन इन्होंने 20-21 में किया, और आयात करना पड़ रहा है। देखिए जो मेडिसिन, जो वैक्सीन आलोक हमने निर्यात की थी, आज हमारी दशा क्या है? आज हम आयात कर रहे हैं और पूरे संसार के देशों से हम गुहार लगा रहे हैं कि भारत को दवाई दो, भारत को ऑक्सीजन दो। तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और 53,620 करोड़ रुपया ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आया था और वर्ल्ड बैंक से आया था, उसका सदुपयोग हो जाता अगर चुनाव में नहीं ध्यान लगाते, तो मुझे लगता था कि ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती, इस पे हम विराम लगा सकते थे। ठीक है, हमारे साथ आरके मिश्रा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, आपसे हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरह से अजय जी ने यहाँ पर बताया कि सरकार से विलंब हुआ है, सरकार चीज़ों को समझ रही थी, देख रही थी, लेकिन जानबूझकर आंखें बंद कर ली गई। आपने लगातार ऑक्सीजन को लेकर लापरवाही की, आपने वैक्सीन को लेकर लापरवाही की, दवाओं को लेकर लापरवाही की, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी पिछले 1 साल में, आप लोगों ने नहीं की। इस बात से आप कितने सहमत हैं? या आपको लगता है कि आपकी तैयारियां पूरी थी? नहीं, देखिए, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं, मैं चंद्रमोहन जी को बहुत ही सम्मान करता हूं और मैं आज किसी भी चीज का
ना मैं फेल्योर करने की बात कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से परिस्थिति है अभी, और इसमें जब हम अपनों को खो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल इश्यू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसे हमें समझना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिल करके इसके ऊपर में काम करना चाहिए। हो सकता है चूक कहाँ हुई है, हमें उसका भी मंथन करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारा जो मंथन है वो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, जिस तरह से समन्वय का, कुछ ऐसे अगर स्टेट को अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसके साथ वो समन्वय नहीं बन पाई, और केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बावजूद भी उस चीज को या तो बहुत हल्के में लिया गया, जो जिस तरह का स्ट्रेन अभी आया है, और जहां पे 4-4 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर में। हालांकि आप अगर इस चीज को अगर देखें तो कम से कम जो कंफर्म्ड केस है खास करके भारत में 1,39,35,471, और जो हमारा रिकवरी रेट है वो 82% के आसपास है, 81.71% रिकवरी रेट है। मतलब रिकवरी जो हुई है 1,62,88,990। निश्चित तौर पर हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारी जो भी उपस्थिति जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के बल पर हमने ये 82% भी हासिल किए हैं। तो इसको और थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन जो चूक हुई और जो समय बीत गया, जहां तक चंद्रमोहन जी की बात है, जो अजय जी हमारे साथ, अजय जी हैं जुड़े हुए, अजय अरोड़ा। अजय जी, सॉरी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ, और मैं केवल जी। तो अजय जी को जैसे उन्होंने जिक्र किया, जो हमने जिस ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देखिए होता क्या है, क्योंकि भारत जब मेडिसिन बनाता है, भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके पास जो रॉ मटेरियल आता है वो अमेरिका जैसे देशों से आता है रॉ मटेरियल। निश्चित तौर पर जब आप एक मेडिसिन को बनाते हैं तो वो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा समझौता भी होता है जहां पर उसको भी एक दवा की जरूरत, मेडिसिन की जरूरत होती है। बिल्कुल। हमने एक्सपोर्ट किया, निश्चित तौर पर 6 से 7 करोड़ हमने मेडिसिन ऐसे एक्सपोर्ट किया। अगर हमने एक्सपोर्ट किया और रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं उससे, अगर मान लीजिए कभी हमको जरूरत पड़ती है, जैसे अभी हमें जरूरत पड़ रही है, तो हमारे साथ सारे देश खड़े हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। आज आपके पास अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जितने भी कंट्री हैं जो अपने आप को विकसित कंट्री हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हैं। तो हम एक चीज बताइए, केवल हम अपने चीज को केवल हम अपने के लिए ही उपयोग कर रहे हैं, और देश के और विदेश ग्लोबल लेवल पर हम उसको अपने आप को उसको सहायता में प्रदान करें, तो कल को अगर हमें कोई कुछ हो गया, किसी तरह की विपत्ति आती है, तो हमारे साथ कौन सा देश खड़ा रहेगा। लेकिन आज हमारे साथ सारे देश खड़े हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन जहां तक एक्सपोर्ट किया गया, देखिए जो इंडस्ट्रियल ये ऑक्सीजन था, उसमें से कम मात्र 20% ऑक्सीजन ही हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में यूज करते हैं। तो जब हमारे पास पिछले 1 साल के अंदर में उस मेडिकल ऑक्सीजन का जितना जिस हॉस्पिटल को जरूरत था उतना हमारे पास था, लेकिन चूंकि स्ट्रेन ये अप्रैल के बाद बढ़ी है, तो अचानक ये जो अजय जी कुछ आपको यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। अजय जी। जी। हाँ मिश्रा जी, आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि समन्वय नहीं है केंद्र और राज्य का, और जिन राज्यों में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र भी आपके पास है, तो वहां दिक्कत क्यों आ रही है। और आपने भी कहा कि हमने एक्सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें रॉ मटेरियल आता है। मेरा मानना ये है कि जब सेकंड वेव आ रही थी, अब स्थिति चरमरा गई है, मौतों का तांडव हो रहा है। क्या मिश्रा जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है, इस स्थिति में आपने देश की बात की, विदेश की बात की, निर्यात की आयात की, आज किसी को भी बेड नहीं मिल रहा, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, आज लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेरा छोटा सा प्रश्न है मिश्रा जी। सरकारों का कोऑर्डिनेशन है, नहीं है? सरकार ने तैयारी की, नहीं की, लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मेरा छोटा सा प्रश्न। देखिए, मौतों का जिम्मेदार तो स्टेट का भी, तो ये तो हेल्थ सेक्टर जो है स्टेट मैटर भी होता है। अब हम ये कहेंगे जो मौत का जिम्मेदार कौन है, आप ये कहना चाहते हैं क्या स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी?
क्या सारे आज अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आपके पास आज दिल्ली मान लीजिए आज सेना की मदद ले रही है, तो एक चीज बताइए, क्या सारे कुछ केंद्र सरकार के ही अंदर निहित है? आप कहेंगे नेशनल डिजास्टर लगा हुआ है। आप एक मिनट अजय जी एक मिनट, मुझे अपना बात रखने दीजिए। बोलिए आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ, अगर सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर भी अगर ठिकरा अगर फोड़ना चाहते हैं तो बेकार में फिर स्टेट गवर्नमेंट है किस लिए? तो फिर इसका मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आपके भी शासित प्रदेश हैं, वो भी आते हैं, जो भाजपा शासित है वो भी आते हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है मिश्रा जी। इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष हैं IMA लखनऊ से। डॉक्टर रमा, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज की जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर लगातार बहस जारी है, लगभग हर किसी का ये मानना था पहले से कि अगर केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 4 लाख के आंकड़े को हम छू चुके थे, तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। लॉकडाउन लगाया गया, अब आप देख रहे हैं कि 4 लाख तक आंकड़ा पहुंच के अब धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या सलाह है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, कि लॉकडाउन को एक विकल्प के तौर पर अपनाना चाहिए और लोगों को अब यहां पर किस तरह की अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है? लॉकडाउन तो हमारी मजबूरी बन चुकी है। हालांकि यह विकल्प होता है, लेकिन चूंकि सारे संस्थान खुले होंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, दुकानों में जाएंगे, तो कोरोना को कंट्रोल करना संभव ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेकिन काफी कम प्रतिशत लोग समझते हैं। बिना मास्क के घूमना, हाथ नहीं धोना, वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाहें फैलाना या वैक्सीनेशन नहीं लगवाना, ये सब चीजें जो कोरोना से हमें काफी हद तक बचाव दे सकती है, इसका पालन लोग नहीं कर रहे। 30 से 40% लोग तो नहीं कर रहे थे, ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है। तो लॉकडाउन तो मजबूरी है, लॉकडाउन करने से ही लोग घर में रहेंगे और इकोनॉमिक क्राइसिस तो हो जाती है, ये भी सच है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको हो जाती है, सबका कमाना, सबकी रोटी की परेशानी हो जाती है, लेकिन जान बचेगी तभी तो आगे हम कुछ काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये प्रत्येक सिटीजन को, प्रत्येक व्यक्ति को देश के ये समझना होगा कि बहुत स्ट्रांगली इस चीज का पालन करें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। सरकार जो प्रयत्न कर रही है यथासंभव, लेकिन उसकी तुलना में नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है। ये ऑक्सीजन की कमी, ये बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी आखिर क्यों हुई? इसलिए कि जितने संसाधन हमारे पास थे उनसे कई गुना ज्यादा हमारे पास कोरोना संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं। पिछले साल 1 लाख के आसपास थे, इस साल 3-3 लाख, 4-4 लाख हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें संसाधनों को बढ़ाना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। ये सब पहले से हुआ होता अगर इस राष्ट्रीय आपदा को सब लोग समझ गए होते और उसके अनुसार व्यवस्थाएं तेज होती, अधिक होती, तो शायद जो प्रतिशत कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी के कारण जो मृत्यु हुई है उसको भी हम बचा सकते थे। कितने चिकित्सक हमारे जान से हाथ धो बैठे, कितने रेजिडेंट, इतने डॉक्टर संक्रमित हैं, क्योंकि इनको तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देना ही था। ये हमारा कर्तव्य भी है, यही हमारा धर्म भी है। तो अगर चिकित्सकों को भी नहीं बचाव किया जाएगा तो कल को कौन सेवाएं देगा? सही बात। कोरोना अगर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब भी तो लोगों को चिकित्सकों की जरूरत होती है। और ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें चिकित्सक, हमारे सीनियर फिजिशियन की मृत्यु गाड़ी में हो गई क्योंकि उन्हें बेड नहीं मिला। हमारे सीनियर प्रोफेसर की मृत्यु हो गई क्योंकि 60 आवर्स तक ही कुड नॉट गेट अ बेड। तो क्या इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है। तो संसाधनों को तो बढ़ाना ही पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। और हमें इस राष्ट्रीय आपदा से लड़ने के लिए हर कॉर्नर पे
बिल्कुल वॉर फुटिंग पे तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर शरद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर शरद, लोगों के अंदर इस समय डर का माहौल है और जो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं उसमें एक कॉमन चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि ज्यादातर मरीजों को इस समय हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही है, कि कुछ पेशेंट ऐसे सामने आ रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, अचानक उनको हार्ट अटैक होता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को किस तरह से तैयार रहना चाहिए, अगर ऑक्सीजन का स्तर है उसको किस तरह से मापना चाहिए, और कौन सी वो स्टेज है जब उनको अस्पताल के पास जाना ही चाहिए, उनको घर में होम आइसोलेशन में निर्भर नहीं रहना चाहिए? डॉक्टर शरद। डॉक्टर शरद की आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो एक बार इसी प्रश्न के साथ मैं डॉक्टर रमा मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जिसमें कि ऑक्सीजन का लेवल पेशेंट का गिरता है और उसके बाद उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मरीजों को किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस इशू को लेकर इस समय अब पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है? घर में पल्स ऑक्सीमीटर तो रखना ही चाहिए। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं या नहीं भी हैं, तो ये एक बहुत छोटा सा इक्विपमेंट है जो कि आजकल 1200-1500 रुपए में बिक रहा है। इससे मेजर करते रहें। इसमें 2-3 यूनिट का फर्क आ सकता है, लेकिन अगर और इसे बीच की उंगली में लगाकर देखना चाहिए। दाहिने हाथ की बीच की उंगली में लगाकर बेस्ट रीडिंग आती है और उंगलियां ठंडी या बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर 90 से नीचे प्रतिशत आता है, 80-85 के बीच में आने लगता है, तो इस मरीज को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और इसे अगर अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे इस्तेमाल करना आता है तो बहुत अच्छा है। वेट एंड वॉच कर सकते हैं अन्य दवाइयों के साथ कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 92-93 आ जाता है, 4-5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट पर, तो वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के बावजूद यदि घट रहा है सैचुरेशन, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। साथ ही साथ जिन मरीजों को पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं, मतलब उनकी आयु 60 से ऊपर है, उनको पहले से हार्ट डिजीज है, उनको पहले से डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर के मरीज हैं, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं अगर पहले से, तो उन्हें सावधानी की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कोरोना में कई बार देखा गया है कि हार्ट रेट अचानक तेज हो जाता है या मायोकार्डाइटिस जिसे हम लोग कहते हैं, वो अवस्था आ जाती है। तो अगर पहले से वो दिल का मरीज है और उसे कोरोना संक्रमण के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे मायोकार्डाइटिस भी हो जाती है, तो वो घर में तो कतई नहीं कंट्रोल हो सकता। उसे फौरन L3 हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे हार्ट से संबंधित सारे उपकरण, सारी मशीनें उपलब्ध हैं। बिल्कुल। इसी तरह से अन्य मरीजों को, कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं जिन्हें डायलिसिस की जरूरत होती है, तो अगर पहले से उनकी डायलिसिस चल रही है तो उन्हें अत्यधिक सावधान रहना है और उन्हें भी L3 लेवल के हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। तो अपने आसपास कौन से सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं, पहले तो ये देखें कि कौन कौन से अस्पतालों में वो जा सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही बिस्तर खाली हो, उन्हें जरूरत महसूस हो रही है, तो फौरन कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें वहां दाखिला मिल जाए। बिल्कुल। ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं बिस्तर मिलने में, लेकिन उसका तो यही उपाय है कि संसाधन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाएं, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि PIO वगैरह और अन्य जगह पे बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जानकारी मरीज को होना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ कहाँ भर्ती हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शरद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद, जिस तरह से लगातार मरीजों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वैक्सीन को लेकर हैं उनके मन में सवाल, और जो सबसे बड़ा एक मैंने प्रश्न देखा वो लोगों के मन में है कि चलिए ठीक है, लॉकडाउन जब लगेगा सरकार की तरफ से, पूर्ण लॉकडाउन वो लगेगा, जो नियम बनाए गए उसका पालन हम लोग करेंगे, लेकिन जब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद मान लीजिए उनको बुखार आता है या उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स अपने अंदर महसूस होते हैं जो कि कोरोना से मिलते जुलते हैं, तो जब दूसरी डोज उनको लेनी है उसमें फिर कितना गैप रखना है? ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में हैं। देखिए कि जैसा इनिशियली तब ये कहा गया था कि 4 वीक के आपको 2 डोजेस, लेकिन जब
कोवैक्सीन आई तो कोवैक्सीन के लिए इंटरवल तय किया गया है। और लेकिन अगर आपको सेकेंड डोज लगनी है या फर्स्ट डोज लगनी है, अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो आप उसको अपना 1 वीक के लिए पोस्टपोन कर दें। जब आप एसिम्प्टोमेटिक हो जाए तभी लगवाएं, या अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लो। ये पता पड़ा कि आपको कहीं कोविड इन्फेक्शन हो रहा है और आपने वैक्सीन लगवा ली है, तो ऐसे में वैक्सीन तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जरूर लगवाएं। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने उसको 1 वीक के कर दीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन का एग्जैक्ट चौथे हफ्ते में या छठे हफ्ते पे लगनी है। अगर 5.5 दिन पहले हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि आप अपना मॉरल हाई रखिए। सबसे बढ़िए बीमारी को 99% मरीज ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं। आप ऑक्सीजन के लिए मत स्क्रैम्बल करिए कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, घरों में जमा मत करिए। जो सीरियस मरीज है उनके मैं यहाँ सरकार से अपील भी करूंगा, बिल्कुल, तो खाली ऑक्सीजन के नाम पर मरीजों को गुमराह ना करें। हाँ। आप देखिए, मरीजों के लिए आपके पास नेबुलाइजर का जो किट होती है, इससे मशीन तो है लेकिन किट नहीं है। डॉक्टर शरद, मैं आपके पास वापस आता हूं। यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। और जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई एक जरूरी जानकारी आप प्राइम न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, वो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न पूरे देश के सामने है कि ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करें। लोग घबराए हुए हैं, इसका उत्तर जरूर आप सब देखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डॉक्टर शरद, आप ऑक्सीजन से जुड़ी हुई अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे थे, आप उसको कृपया पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा संशय की स्थिति है। जी बिल्कुल, आपसे ये बताना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक 64 पेज का आदेश दिया है, पेज का आदेश दिया है कि ऑक्सीजन की किस तरह से व्यवस्था करनी है, कैसे पोर्टल पर उसको सारा दिखाना है, कितनी सप्लाई आ रही है, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने % कोविड हॉस्पिटल को जा रहा है, कितना नॉन कोविड को जा रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा, कृपया करके वो जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो कृपया करके अपने जिलाधिकारियों को, सीएमओ को भेज दें, पढ़ लें, समझ लें कि कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्योंकि हर आदमी जो कुर्सी पे बैठा है वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपना एक नियम बना देता है कि कैसे मिलेगी, कि माननीय न्यायालय आदेश कर रही है कि किस तरह से ऑक्सीजन मिल रही है। मैं आंकड़ों का खेल मैं नहीं सुनने आया हूँ, हम यहाँ पे ग्राउंड पे जानना चाहते हैं। आप रोज 4 पेज का एक आदेश दे देते हैं। हम सिपाही हैं, हम बॉर्डर पर लड़ रहे हैं बंदूक लेकर के। आप अपने ऑफिस में बैठे एसी में हमसे कहते हैं कि बंदूक ऐसे पकड़िए, गोली ऐसे चलाइए। आप आकर के देखिए कैसे बंदूक और गोली चलाई जाती है। आप हमको रसद नहीं दे रहे हैं, आप दवाई नहीं दे रहे, गोली नहीं दे रहे। आप बाजार में आके देखिए स्थिति, वस्तु क्या है। आपके पास टैबलेट मिथाइल पेट्रोक्सिलोन नहीं है, आपके डेक्सोना नहीं है, आपके पास बाजार में है क्या? आप ऑक्सीजन पे लोगों को गुमराह मत करिएगा, आप बेसिक दवाई दीजिएगा। जब मरीज के लिए इंजेक्शन नहीं है, आप रेमडेसिविर मत दीजिएगा। अरे आप बेसिक उसको, हमें ऑक्सीजन के लिए मास्क, रिजर्वोयर मास्क नहीं है बाजार में, और उस पर कालाबाजारी होती है, उस पर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। मरीज को हम मास्क नहीं देंगे, आप ऑक्सीजन पे गुमराह कर रहे हैं। ऑक्सीजन के आंकड़े दिखाते हैं, इतने टन आ गई, इतने टन बन गई, इतने प्लांट चालू हो गए, इतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए। अरे प्रभु, उसको ऑक्सीजन के अलावा और भी चीज की जरूरत है। उसको मरीज को हमें नेबुलाइज भी करना है। आप नेबुलाइज डॉक्टर मशीन की तो बात छोड़िए, आप बाजार में। डॉक्टर शरद, यहाँ पर एक और भी जरूरी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर जनता के अंदर एक विशेष तरह का आकर्षण पैदा हुआ। उनको लगता है कि अगर ये इंजेक्शन मिल गया तो हम बच जाएंगे, लेकिन तमाम ऐसी रिसर्च सामने आ चुकी हैं कि इसके इलाज में जो क्रिटिकल कंडीशन है उसको छोड़कर रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई खास रोल है नहीं। तो आप क्या ये हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से कि इस इंजेक्शन के पीछे भागने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखें? जी बिल्कुल ठीक है। जी जैसे 2 चीजें कही जा रही है बराबर,
मास्क है जरूरी और 2 गज दूरी, तो उसका ही अगर हम पालन कर लें तो बच जाएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ अगर प्राइमरी स्टेज में आपका डायग्नोस हो जाता है और उसमें लग जाता है तो कारगर है। ऐसे ही प्लाज्मा के लिए जो स्टडी आई है कि वो बहुत मॉडरेट और सीवियर पेशेंट में कारगर नहीं है। आप प्लाज्मा के पीछे मत भागिए, आप ऑक्सीडेटोमेट इंजेक्शन के पीछे मत भागिए, रेमडेसिविर के पीछे मत भागिएगा। अगर वो आप बेसिक पहले प्रिवेंशन करिए। अगर आपको शुरू में होता है तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे मित्रों का, डॉक्टरों का, अगर हम फेविपिराविर जो फेविपिराविर गोली है वो अगर हम चालू कर देते हैं तो 99% मरीज घर पे ठीक हो जाते हैं। रेमडेसिविर का ऐसा हल्ला मचा दिया गया है कि रेमडेसिविर लग जाएगी तो मरीज बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, लेकिन वो अगर प्राइमरी स्टेज में हम उसे डायग्नोस कर लें, उसको समय से पूरी डोज लग जाए। पता पड़ा कि मरीज को पहले दिन तो उसको 200 मिलीग्राम लग गया, अगले दिन के लिए वो तलाश कर रहा है, तो वो भी बेकार हो जाता है। वो एक एक इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैं बार बार कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश खोल के पढ़ लें। जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब बैठे हुए, मैं उनसे कहूंगा कि ऊपर तक आवाज हम लोगों की चैनल के माध्यम से पहुंचाए, कुछ आदेश को अक्षर से पढ़ लें तो शायद उनको समझ में आ जाए कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है एक एक चीज 64 पेज का है हजूर, उसमें पढ़ समझ में आ जाएगा कैसे रेमडेसिविर पटनी है, ऑक्सीजन पटनी है। आप बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आप उनसे बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, आप उनसे जो भी पूछना चाहें। हजूर, मैं आपसे कहूँगा, क्या आपने 64 पेज का और 16 पेज के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, क्या आपने पढ़े उनको? नहीं, बिल्कुल। क्या आपके कार्यालय में प्रति उपलब्ध है उसकी? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बातें बिल्कुल सुन रहा था मैं, और 100% आपने सही कहा है, बिल्कुल 100% सही कहा, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। पहले आप मुझसे पूछ लीजिए और मैं उसके बाद जवाब देता हूँ आपको। महोदय, जैसा मैंने अभी भी प्रश्न उठाया कि हमारे पास ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के अलावा और भी जो बेसिक दवाइयां हैं तो उसकी उपलब्धता के बारे में आपका क्या है? जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, जो आप सिंपल लेटेस्ट ड्रग्स नहीं है, ऑक्सीजन के मास्क नहीं है, काला बाजारी पे आप क्या कर रहे हैं? एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक एक दवाई का आपको मार्केट में खरीदनी पड़ रही है, और उसका वितरण की क्या व्यवस्था है? आपने काला बाजारी को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हर जिले का एक जिलाधिकारी एक अपना नया नीति लेकर के आता, हर जिले में एक अलग से प्रक्रिया चालू हो जाती है? क्या एक रूप से कोई प्रक्रिया चालू नहीं हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, सर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जो कि देखिए, हमारे पास जरूर है जो कि जिस तरह का स्ट्रेन आया है, निश्चित रूप से आप हमसे ज्यादा वाकिफ होंगे, क्योंकि डॉक्टर हैं, आप एक चिकित्सक हैं, और निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा वाकिफ होंगे। लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए था वो नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये था जो कि जो हमारे पास उपस्थित थे, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एट प्रेजेंट थे, उसको और व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, उसको व्यवस्थित करना चाहिए था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जो आपको थोड़ा सा और समझ में बेहतर आएगा। देखिए, जब दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जब 45 हॉस्पिटल को दिशा निर्देश दिया गया था, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ओवरलुक करके 17 हॉस्पिटल को केवल डिसवर्सन के लिए भेज दिया। वो 45 को ओवरलुक करके और 17 को भेजा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है, ये 17 को भेज दिया। जो इधर जो हमारे पास 28 हॉस्पिटल थे, उसमें ऑक्सीजन की जितनी मात्रा चाहिए थी वहां पर नहीं हुई। 24 अप्रैल को 72,000 रेमडेसिविर आई, और उसको एट द रेट ऑफ 1800 जो पब्लिक डोमेन में है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से 30 केमिस्ट को इन्होंने इश्यू कर दिया, अपनी मर्जी से। जबकि ये होना चाहिए था जो कि रेमडेसिविर किसको जा रहा है, किसको नहीं जा रहा है, पूरा स्टॉक होना चाहिए था। और उन 30 केमिस्टों ने अपने तरीके से किस तरह से किया, क्योंकि एक चांदनी चौक में
एक जगह 1.5 लाख रुपए में वही रेमडेसिविर मिला था, जो एक हमारे न्यूज चैनल के हमारे मीडिया कर्मी थे, मीडिया बंधु थे, उन्होंने उस चीज को बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली पे मत ले जाइएगा, मैं उत्तर प्रदेश की मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। नहीं अजय जी आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा बिल्कुल सीधे। डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं अगर मैं एक मात्र उदाहरण दिया है, मैंने मात्र उदाहरण दिया है, और इसी व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जरूरत थी। और जो हमें अगर पता है जो कि पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, जो हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, किस हॉस्पिटल को कहां पर कितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, कितनी जरूरत है, किसी के पास सरप्लस में है, किसी के पास शॉर्टेज है, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। और मिश्रा जी सवाल यही तो उठा रहे हैं वो, सवाल यही तो विपक्ष अब लगातार उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है आपके पास 1 साल का एक लंबा समय था, 365 दिन थे आपके पास पूरे, आपको मालूम था कोरोना भी हमारे बीच में है, ऐसा तो था नहीं कि कोरोना के केस आने बिल्कुल शून्य हो गए थे, लगातार आ रहे थे। आखिर उस दौरान में जो तैयारियां होनी थी वो पूरी क्यों नहीं की गई? बस मैं वही जवाब दे रहा। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, और मैं अब उसी विषय के ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूं जी। पीआईबी के साइट पर आप देखेंगे, जो 7 अप्रैल 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन 8 स्टेटों को लिखा था जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन आ रहे थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे थे, और उन 8 स्टेटों में ये कहा गया था, उसमें लिखा हुआ है जो आपने क्या तैयारियां की है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा केसेज आ रहे हैं और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि सेकंड स्ट्रेन आने वाला है, और इसके ऊपर में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तैयारियां हैं, क्या कमी है, वो आप हमें बताएं। लेकिन उस चीज में उसमें महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और भी राजस्थान भी है, मैं वेस्ट बंगाल है, कांग्रेस शासित प्रदेश भी है, और भाजपा शासित प्रदेश भी है, एक या दो, एक है शायद, मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा सा और उसको स्टडी करूंगा तो मैं बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो उस चीज को कहने का मतलब, ऐसे ओवरलुक करके व्यवस्था को अव्यवस्थित करने में जिस तरह से राज्य सरकारों ने भी इस चीज को किया है, ये बहुत ही दुख की बात है। और जितनी कैजुअलिटी हुई है, निश्चित तौर पर उसका एक ये भी कारण हो सकता है। ठीक है अजय जी। हाँ आलोक जी, जिस प्रकार डॉक्टर शरद ने बात की मिश्रा जी से, इनका डॉक्टर शरद जी का प्रश्न ये था कि जो व्यवस्था है सरकारों की या केंद्र सरकार की, जो काला बाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, उत्तर प्रदेश में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, रेमडेसिविर बनाने की पकड़ी गई, तो इस पे लगाम क्यों नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा, आर.के. मिश्रा जी ने स्वयं स्वीकार किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये आर.के. मिश्रा जी की खासियत है, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, ये सत्य बोलते हैं, ये पार्टी लाइन से भी हटके स्वीकार कर लेते हैं। और यही बात डॉक्टर रमा जी ने कही, डॉक्टर रमा जी ने कही संसाधनों की बहुत कमी है। हम चाह के भी, इन्होंने बोला कि डॉक्टर्स भी बीमार हो गए, हमारे हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना हो गया उनको, तो एक डॉक्टर, एक इतनी सीनियर डॉक्टर, आज वो चाहते हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन संसाधन उनके पास नहीं है, वो बेचारे डॉक्टर भी क्या करें। आज डॉक्टर भगवान का रूप है, और किस प्रकार से पेशेंट उनकी गुहार लगाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ डॉक्टर रमा जी को और डॉक्टर शरद जी को दिन में हजारों फोन आते होंगे, इनकी फोन की बैटरी भी 4 बार चार्ज होती होगी कि मैडम, डॉक्टर मैडम हमें बेड दिलवा दीजिए, हमारे माता जी बीमार हैं, हमारा बेटा बीमार है, हमारा भाई, मेरी पत्नी बीमार है, हमें दवाई दिलवा दीजिए। आज बेड नहीं मिल रहे, डॉक्टर चाह के भी जितनी हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन रातों रात को नहीं बन सकते। 1 साल का हम पे समय था लोग, 1 साल के समय में हम संसाधन जुटा सकते थे, जो डॉक्टर रमा जी कह रही हैं, जो डॉक्टर शरद गुप्ता ने बोली। अच्छा, इस बात को सेकंड आर.के. मिश्रा जी भी कर रहे हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि 8 राज्यों को पहले सरकार ने चेताया था, मैं कह रहा हूं उसमें चाहे सरकार ने चेताया हो, दायित्व भी तो केंद्र सरकार का है। जो फंड आया था, मैंने पहले भी बोला है, 45,620 करोड़ रुपए, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, जो आरटीआई में भी नहीं आता, सरकार ने इसको अलग रखा है। पीएम रिलीफ फंड और वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आया था, उसका सदुपयोग हो जाता, बजाय चुनाव में, बजाय रैलियों के। मैं अब तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट भी कल आ गए, मैं क्रिटिसाइज ही कर रहा, अगर ये स्थगित होता। और एक आरोप लगाना चाहता हूँ मैं चुनाव आयोग से भी, चुनाव आयोग ने क्यों चुनाव होने दिए बंगाल में और 8 चरणों में? चुनाव आयोग चाहता तो रोक सकता था। चुनाव आयोग ने ये तो कह दिया कि 2 मई को जो नतीजे आएंगे, आप इसका जुलूस या रैली आप नहीं कर सकते। पहले क्यों नहीं?
मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है, पहले भी तो सरकार चुनावी में कह सकता था। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं अपनी रैलीज नहीं करूंगा क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है, और उनको देखते देखते सभी नेताओं ने बात मानी, और मैंने धन्यवाद भी किया बाकी नेताओं का भी, भारतीय जनता पार्टी के भी और टीएमसी के भी, कि आपने राहुल गांधी की बात मानी, अपनी रैली स्थगित कर दी। अगर पहले वाली भी स्थगित हो जाती, मुझे लगता नहीं कोरोना इतना फैलता। और आज डिबेट में डॉक्टर रमा जी बैठी है, जज जी बैठे हैं, आप बैठे हो। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जिनको आज जो मरीज देख रहे होंगे या घर में जो कोरोना पीड़ित अपना टीवी देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मेरे पेशेंट की, अभी डॉक्टर रमा जी ने बताया कि अगर ऑक्सीजन की वैल्यू इतने से इतने कम हो जाती है, ऑक्सीमीटर में 90 से कम, 88 से कम या 85 से, तो उसको हॉस्पिटल आना जरूरी अनिवार्य है। वो कहाँ जाए? मैं कह रहा हूँ जिनकी घर पे 50-60 आ रही है, ऑक्सीजन का लोग सिलेंडर नहीं है, लोग पैसे इकट्ठे कर करके, किसी ने अपने बैंक से निकाले, किसी ने अपने बच्चे की गुल्लक तोड़ी, पैसे लिए घूम रहे हैं उस रेंडेवर के लिए, फेविफ्लू के लिए। कितनी शर्म की बात है, और जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। और देखते देखते आलोक जी, देखते देखते अस्पतालों में डॉक्टर रो दिए, जयपुर गोल्डन के डॉक्टर बलेजा रो दिए, कहते मैं अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता, ऑक्सीजन नहीं थी मेरे पास। ठीक है, मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। उनकी आंखों में आंसू थे, आपने दिखाया था, वो रो रहे थे, कह रहे मैं मरते हुए देखा अपने पेशेंट को। डॉक्टर एक इंसान भी है, डॉक्टर भगवान भी है, इंसान भी है, उसके भी जज्बात हैं, उसके भी सेंटीमेंट्स है। मैं दावे से कह सकता हूँ, डॉक्टर, अभी एम्स के एक डॉक्टर का इंटरव्यू आ रहा था, वो अपनी मदर को, लेडी डॉक्टर अपनी मदर को एम्स के अंदर बेड नहीं दिलवा पाई, जो खुद वर्किंग है और उनकी सेवा। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मिश्रा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि आज मंथन तो होना ही चाहिए, जो हमारी कहाँ त्रुटि है और कहाँ पर हमको और बेहतर करने की कोशिश है। लेकिन मैं सबसे पहले आज मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज डॉक्टर साहब और हमारे शरद जी बैठे हैं, रमा जी बैठी हुई है, इनिशियल स्टेज में आज हमारे जो दर्शक हैं चैनल के, वो उनको पता होना चाहिए जो इनिशियल स्टेज में हमने क्या प्रिकॉशंस करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बेहतर और उसके ऊपर प्रकाश डालें तो वो बेहतर होगा 2-4 मिनट के अंदर में। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं होती है और हम पैनिक होते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा अगर 2 मिनट अगर उसके ऊपर प्रकाश डालें तो बिल्कुल। मैं फिर यहाँ पर डॉक्टर रमा के पास एक बार चलता हूँ। डॉक्टर रमा, देखिए पिछले साल जिस तरह का स्ट्रेन सामने आया, उसके लक्षण लगभग सबको पता थे कि आपकी सुगंध चली जाती थी, आपका स्वाद चला जाता था, लेकिन इस बार लक्षण कुछ अलग है। किसी किसी की सिर्फ आंखें लाल रहती हैं और वो कोरोना से संक्रमित है, गया है RT-PCR टेस्ट कराया, उसमें उसको डायग्नोस नहीं कर पाए, CT स्कैन में फिर ये चीजें सामने आ रही। तो किस तरह से लोग पहचाने कि वो कोरोना से संक्रमित हैं और तुरंत किस तरह का उपचार उनको प्रारंभ कर देना चाहिए? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, कोई बुखार आता है, गले में खराश होती है, खांसी होती है या डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, आंखें लगती हैं, ऐसा कोई भी सिम्टम हो और वो 2 से 3 दिन तक परसिस्ट करता है, तो उससे कोरोना मानकर दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से। RT-PCR 5th to 7th डे पॉजिटिव दिखाता है, लोग घबरा कर 24 घंटे में करा लेते हैं, 48 घंटे में करा लेते हैं, तो वो नेगेटिव आता है। प्लस 20 to 30% ऑफ RT-PCR फॉल्स नेगेटिव होता है। तो अगर सिम्टम्स है पेशेंट को, तो कुछ दवाइयां जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स में लिखी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और अदरवाइज भी प्रचारित हैं, उसको शुरू कर देने से उनका कोई नुकसान नहीं। वो 5 दिन तक खाकर देख लें, 5वें 7वें दिन वो करवा लें अपना RT-PCR। और IMA की हेल्पलाइन पे भी और कई NGO के द्वारा भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन नंबर्स को सेव करें और इनसे बात करें। बिल्कुल, कोई अपने आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है कि आइसोलेशन में रह के और घर में रह के 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सिर्फ ध्यान जो रखना है वो ऑक्सीजन का ज्यादा रखना है। और अगर डॉक्टर कोई सलाह देता है कि आपको HRCT करा लेना चाहिए या प्लेन एक्सरे पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करा लेना चाहिए, तो वो एक बेसिक नॉलेज दे देता है कि फेफड़ों तक अगर कोरोना का संक्रमण हुआ है तो उसे कौन सी दवाइयां ऐड करनी है। अब
चिकित्सक को ये डिसाइड करना होता है कि किस मरीज को कौन सी दवा किस डोज में देनी है। मरीजों को इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। वो ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं या कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन अवेलेबल है, वीडियो कंसल्टेशन अवेलेबल है। तो अवेयरनेस की जरूरत है। आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है। तो इन चीजों को व्यवस्थित कर लें घबराने की बजाय, और मरीज के घर वाले या मरीज स्वयं इस तरह से कंसल्ट करके अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें, और जिन 1-1.5% मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि ये पता करके रखें कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के परिधि में कौन से अस्पताल हैं जहां वो जा सकते हैं। बिल्कुल। अब में जो पेशेंट होते हैं और कोरोना से संक्रमित हैं प्लस कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनके बेसिक ट्रीटमेंट में एक एंटीवायरल, जैसा कि रेमडेसिविर का बातचीत चल रही है। तो रेमडेसिविर इसलिए इतना हंगामा हुआ क्योंकि कोई दूसरा एंटीवायरल ड्रग उपलब्ध नहीं था जिससे कि ये। डॉक्टर रमा, यहाँ पर मैं आपसे एक यहाँ पर प्रश्न और भी पूछना चाहूंगा। एक इस समय वीडियो व्हाट्सएप में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उसमें एक डॉक्टर के कपड़ों में व्यक्ति ये समझा रहा है कि रेमडेसिविर की कोई खास उपयोगिता नहीं है, उसके अलावा वो नाम ले रहे हैं वहां पर डेक्सामेथासोन का। वो बोल रहे हैं कि अगर इसका इंजेक्शन आप लगाते हैं तो कोरोना के संक्रमण में काफी मदद मिलती है। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? देखिए, 4 दवाइयां ऐसी हैं जो कोरोना संक्रमित मरीज को दी जाती हैं जिनकी कंडीशन सीवियर निमोनिया से जो ग्रस्त हैं या अदरवाइज उनको परेशानी है, लेकिन डिसीजन चिकित्सक ही लेता है जो ठीक करेगा वही। इसमें एक एंटीवायरल हुआ, एंटीकोआगुलेंट हुआ, स्टेरॉइड्स हुए एंड ऑक्सीजन हुआ। ये 4 चीजें जरूरी होती हैं और ये माना जाता है कि इनसे रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। स्टेरॉइड तो वंडर ड्रग शुरू से रहा है, जब से इलाज हुआ है तब से। जहाँ कोई बीमारी का कंट्रोल नहीं समझ में आता है वहाँ स्टेरॉइड का इंजेक्शन या टैबलेट दिए जाते हैं और पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये तो इतना सच है, लेकिन डिसीजन हमेशा जो डॉक्टर ही लेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, उसको लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शरद यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शरद। आलोक जी, एक बात चाहूंगा कि सेना में सिपाही शहीद होते जाते हैं तो उसका पीछे उसका रिप्लेसमेंट होता है। बिल्कुल। दिल्ली में अपने शहर मानना हूँ कि 1 या 2 डॉक्टर की डेथ हो जाती है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मैं शाही से कहूंगा कि इस बात को ऊपर तक जरूर पहुंचाएं कि 1.5 लाख डॉक्टर नीट पीजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे, उनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। उन डॉक्टरों को किसी भी प्राथमिकता के तौर पर उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाए या उनको मेरिट के आधार पे उनका चयन करके उनका एमडी एमएस में एडमिशन दे दिया जाए। आप वो भी नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस किया हुआ है डॉक्टरों को अगर आप अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो आपको 1.5 लाख डॉक्टर एक मुश्त में स्पेशलिस्ट मिलने जा रहे हैं। इसी तरह से नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, एएनएम है, जीएनएम है, तमाम लोग हैं जो अपने घरों पे बैठे हुए हैं, रोजगार के इंतजार में बैठे हुए हैं। अरे आप दरवाजा खोल दीजिए, उनको भर्ती कर दीजिएगा, क्योंकि हमको ऐसे में डॉक्टरों की जरूरत है, पैरामेडिकल की जरूरत है। अगर वो लोग आ जाएंगे तो एक डॉक्टर 24 घंटे चक्कर पे नहीं काम कर सकता, वो 24, 48, 76 घंटे काम कर रहा है लगातार। सेम पैरामेडिकल का है, मैं ये जानता हूँ। मेरे अपने बच्चे खुद में मेडिकल कॉलेज में 1-2 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, उनको एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। तो कृपया करके डॉक्टर को आप मशीन भी बैठ जाती है। जवाब देना चाहते हैं मिश्रा जी आपका? मिश्रा जी। आलोक जी, अभी शायद 2 दिन पहले हमें जहां तक आइडिया है प्रधानमंत्री जी ने एक शायद कहा था जो कि जितने भी हमारे जो ट्रेनिंग वाले हैं
वो शायद कह रहे थे, जो कि मैं थोड़ा सा उस चीज को और थोड़ा कंफर्म करके मैं बता पाऊंगा, क्योंकि हुआ है ऐसा, जो कि उनको भी में लगाया जाएगा, ऐसा हमने ये हुआ है, क्योंकि मैं अभी जरा कंफर्म नहीं हूँ। और उसके बाद क्योंकि वो भी हुआ है, डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसा हुआ है इस बीच में, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं और मेरे पास मिश्रा जी एक यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि देखिए, जिस तरह से अजय जी ने थोड़ी देर पहले सवाल उठाया चुनाव आयोग पर, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग चाहता तो चुनावों को टाला जा सकता था। एक यहाँ पर प्रश्न सरकार के ऊपर भी खड़ा होता है, आपके पास आपातकाल की व्यवस्था है, संविधान में आर्टिकल 356 से लेकर 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। जब आपको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में, या अगर चुनाव समय पर संपन्न नहीं होते, तो इसका सीधा सीधा प्रावधान है कि 6 महीने से लेकर 1 साल का वहां पर आपातकाल लग सकता है। इसका इस्तेमाल तो आप कर सकते थे ना, चुनावों को तो आप भी टाल सकते थे। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पर देखिए, हमारे पास जो मैं इससे पहले भी डिबेट में बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि कुछ संवैधानिक बाध्यता होती है, ठीक है ना। वो संवैधानिक बाध्यता, चूंकि एक संवैधानिक यूनिट है अपना इलेक्शन कमीशन, और वो उन्होंने जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन को जिस तरह से उन्होंने फॉलो करने के लिए कहा था, देखिए इसमें हर एक राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारियां थी। यहाँ पर मैं खाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं दोष दे करके बच करके निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर एक राजनीतिक पार्टी की ये बिल्कुल ड्यूटी बनता था, उनका कर्तव्य बनता था, जो कि वो इस चीज को एक बैठ करके इलेक्शन कमीशन के साथ वो कह सकते थे, क्योंकि 5 राज्यों में संवैधानिक बाध्यता होने के बावजूद भी आप इस चीज को कर सकते थे, ऑल पार्टी मीटिंग करके और इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ करके। और जब इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया, उस टाइम में सबने हामी भरी कि हम चुनाव चाहते हैं। गाइडलाइन है, हाँ बिल्कुल, हाँ हम चुनाव चाहते हैं। अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी, मैं भी कुंभ को मानता हूँ, मैं भी ऐसे परिवार से आता हूँ जो कुंभ मानते हैं। क्या जरूरत थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को कुंभ कराने की? 48 लाख संत साधुओं और लोगों ने स्नान किया। कोरोना ऐसी बीमारी है जो ये परवाह नहीं करता, मैं संत हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं आर्मी वाला हूँ, कोरोना किसी को भी हो सकता है। तो इस प्रकार क्यों किया? और 3 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने बोली, 5 चीजें वो पूरी नहीं हो पा रही। एक तो ट्रेसिंग, एक टेस्टिंग, एक ट्रीटमेंट, तीनों चीजें नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर जैसे अभी डॉक्टर रमा जी कह रही थी RT-PCR टेस्ट कराना हो, आज आलोक जी किसी को कराना हो, मैं दावे से कह सकता हूँ आपके चैनल पे कि कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी लेबोरेटरी वाले को बोलते हो, पहली बात तो वो आपका सैंपल लेने घर पे नहीं आएगा अगर क्रिटिकल पोजीशन है। दूसरी बात, अगर वो आता है तो 7-7 दिन की रिपोर्ट नहीं आ रही, 7-7 दिन में। तो उस दिशा में डॉक्टर रमा जी से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर हैं, हमें समझाएं। एक चीज डॉक्टर रमा जी से वो समझनी है मेरे को, जिस प्रकार के कोरोना से पीड़ित होता है, मान लो उसे बुखार हो गया, खांसी होगी, और RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, ना रैपिड टेस्ट हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार पे व्यवस्था नहीं है, टेस्टिंग बड़ी कम हो रही है। उस दिशा में वो क्या प्रिकॉशन लें, और उसे CT स्कैन कब कराना चाहिए? क्योंकि कई बार देखने में है जो पेशेंट ज्यादा सीरियस हुए हैं उनका CT स्कैन काफी लेट हुआ और उनको बचा नहीं पाया, उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है, उनकी ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि वेंटिलेटर तक नहीं मिलते उनको। तो CT स्कैन एक ऐसी आवश्यकता बन गई है। और सुनिए, CT स्कैन में नंबर लग रहे हैं, लेबोरेटरी में जाओ तो 6-6 घंटे की वेटिंग है उसमें, और जिसको कोरोना नहीं भी है, मान लो वो CT स्कैन के लिए जाता है, इतनी लाइन है उस CT स्कैन मशीन के अंदर। जो कोरोना का पेशेंट गया, जो नया पेशेंट आता है उस सैनिटाइज भी नहीं किया जाता कि उसको पता लगे कि पहले वाले से कोरोना हो गया। तो इस तरह इन्फेक्शन भी बहुत हो रहा है। अच्छा, लोग भी बड़े पैनिक हो जाते हैं, स्टाफ भी क्या करे, लेबोरेटरी भी क्या करे। आप सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आधे घंटे की एक छोटी सी चर्चा अभी और आगे करने की, और हम अब सीधे डॉक्टर रमा के पास जाएंगे। जो प्रश्न अजय जी ने उठाया है बहुत ही जरूरी प्रश्न है कि जब वहां पर टेस्टिंग की सुविधाएं ना हो, क्योंकि तमाम जगह पर अस्पतालों ने साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमारे पास एंटीजन की किट ही नहीं है, हम लोग जांच कैसे करें? इसका जवाब हम डॉक्टर रमा से ब्रेक के बाद जरूर जानने की कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार उनसे पहले मैं रूबरू करा देता हूं। आर.के. मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं, IMA लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर शरद गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमा, थोड़ी देर पहले अजय जी ने एक बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछा कि देखिए, मुझे लक्षण महसूस हुआ, मैं आसपास के अस्पताल में जाता हूं, लेकिन वहां पर जांच की सुविधा ही नहीं है, वहां पर ना ही एंटीजन की टेस्ट की किट है और ना ही RT-PCR की सुविधा मौजूद है। तब पेशेंट क्या करे, उसको तब उस वक्त कैसा कदम उठाना चाहिए? पेशेंट अपने इलाज से ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर हमारे पास कमी है कि हमारे एंटीजन किट्स नहीं है, हमारे पास पैथोलॉजिकल लैब्स में इतनी भीड़ लगी हुई है कि मरीज का नंबर ही नहीं आ रहा, तो उसे इंतजार ही करना पड़ेगा। और व्यवस्था को तो ये सुचारू रूप से सबसे पहले चलाना चाहिए। स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है और आज के दिन में तो 100% लोगों को यह सुविधा चाहिए। तो किट्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध चाहिए, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, सब चीज की उपलब्धि इतनी हो कि लोगों को कमी न हो। और जहाँ तक अरोड़ा साहब बता रहे हैं कि 6 घंटे की लाइन लग रही है, तो जादू तो हो नहीं सकता भाई। नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। CT स्कैन हो या पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, सबको कराना है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, RT-PCR है, तो जितना उसके पास किट्स होंगे उतना ही तो वो कर पाएगा, चाहे वो सरकारी लैब हो चाहे प्राइवेट लैब हो। ऐसी स्थिति में मरीज को अगर कराना है तो उसे बिना घबराए अपनी दवाइयां चालू रखनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्म दवाइयों के बने हुए हैं जो वो किसी भी डॉक्टर से पूछ सकता है, नेट पे भी उपलब्ध है। अपना इलाज करता रहे और जब उसको सुविधा जितनी जल्दी मिल जाए कि CT स्कैन जरूरी है तब करवा ले, क्योंकि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, हाँ, उनको तुरंत CT स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है। 4th-5th डे ही सिम्टम्स लंग्स में मिलते हैं, तुरंत जाके करा लिया, तब तक फेफड़े में बीमारी गई ही नहीं है, तो वो भी गलत रिपोर्ट आएगी, मरीज को नहीं है। लेकिन अगर बुखार आने के, खांसी आने के 3-4 दिन में उसे परेशानी हो रही है, तब HRCT जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही ऐसा इन्वेस्टिगेशन बचा है जिससे ये देखा जाता है कि फेफड़ों का कितना हिस्सा कोरोना के संक्रमण से डैमेज हुआ है। और उसके अनुसार कई सारे मरीज ऐसे हैं जिनके लंग्स में फाइंडिंग्स हैं, लेकिन उनको कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, उनको सैचुरेशन नहीं फॉल हो रहा है, तो ऐसे मरीजों का इलाज डिफरेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान ऑक्सीजन सैचुरेशन पर देने की जरूरत है। अगर वो फॉल करता है तब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर रमा जी से कि किसी की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आती है और फीवर है, खांसी है, सिम्टम्स कोरोना वाले हैं, और वो 5 दिन बाद CT स्कैन करवाता है, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, कोरोना डायग्नोज हो जाता है। इस स्थिति में लोग बड़े भ्रमित हैं। कई बार नेगेटिव आने के बावजूद भी वो लोग CT स्कैन पे विश्वास कर रहे हैं आजकल, इसलिए वहाँ भीड़ ज्यादा हो गई है। ये चिकित्सकों के साथ भी यही हो रहा है। मतलब ये कि कोविड टेस्ट RT-PCR नेगेटिव आने के बावजूद सिम्टम्स सारे मिल रहे हैं निमोनिया के। वो कोरोना का नहीं होता है, वो वायरल निमोनाइटिस होती है या वायरल निमोनिया होता है, जिसके की लक्षण लंग्स में दिखाई पड़ते हैं HRCT से। लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, चाहे वो कोविड नेगेटिव भी है तो भी ट्रीटमेंट उसको निमोनिया का ही देना होगा। उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन देना होगा, एंटीवायरल्स देने होंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स भी इसलिए ऐड की जाती हैं ताकि अगर कहीं बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो तो वो भी कंट्रोल रहे। बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल देना ही होता है। पैरासिटामोल के बावजूद बहुत सारे लोगों के बुखार नहीं उतर रहे हैं या 2-4 दिन के गैप के बाद फिर हो जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ और टैबलेट्स होती हैं जो देनी पड़ती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि फिजिशियन या ट्रीटिंग डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि किस मरीज को हमें क्या देना है। वो कस्टमाइज्ड होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भेड़ चाल की तरह हर मरीज को यही दे दो। जिस मरीज के जैसे लक्षण होते हैं, जैसे उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं या ब्लड टेस्ट होता है या एक्सरे टेस्ट या CT, इसके साथ में कोमॉर्बिडिटीज अगर है, अन्य बीमारियों से ग्रस्त मरीज है, तो वो पर पेशेंट
उसको ट्रीटमेंट को कस्टमाइज किया जाता है कि इस बिल्कुल। मरीज को इतनी दवाइयों की जरूरत है। इसलिए मरीज चिकित्सक से कम्युनिकेट जरूर कर ले। ये मेरा एक और प्रश्न यहाँ पर अजय जी आपसे पूछना चाहते हैं। शर्मा जी, एक क्वेरी और थी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, बड़ी बुद्धिजीवी हैं। फेबिफ्लू की शॉर्टेज हो गई, जैसे पैरासीटामोल आप कह रही हैं, या डोलो या कैलपॉल, ये क्या सेम है? इसका क्या रोल है? फेबिफ्लू की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मिल रही, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं। तो सारी दवाइयों की हो रखी है, यहाँ तक कि पैरासीटामोल की भी प्रॉब्लम आ रही है। कई दुकानों में पैरासीटामोल अवेलेबल नहीं है। तो ये तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। बाकी जहाँ तक आप सलीफूड की बात पूछ रहे हैं, वो ओरल एंटीवायरल ड्रग है। तो जहाँ भी पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, उसको आवश्यकता नहीं पड़ी है और सिम्टम सारे कोरोना के हैं प्लस वायरल निमोनिया है, तब ये दवा दी जाती है। अब शॉर्टेज क्यों हो रही है ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं, वो तो चिकित्सक का क्षेत्र नहीं है। हमें तो दवाइयाँ चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। हम इन सब के बिना क्या इलाज करेंगे? और एक अनुरोध ये भी है कि आप लोगों के जरिए जनमानस में ये विचार, ये संवेदना होनी चाहिए कि वो चिकित्सकों को अथवा हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को किसी तरह से परेशान न करें। बहुत जरूरी बात आपने बोली, बहुत जरूरी बात आपने बोली। सामने बिल्कुल, आती है। बिल्कुल। और अगर व्यक्ति परेशान होकर चिकित्सकों के साथ मारपीट और नर्सिंग होम्स और अस्पतालों में तोड़फोड़ शुरू कर देता है, बिल्कुल। तो ये किसकी जिम्मेदारी? ऐसे लोगों को पनिशमेंट बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी। और ये नहीं होना चाहिए एक भी डॉक्टर को परेशान न करें लोग, और उनको सुरक्षा दें हर तरह से। बिल्कुल, ठीक तभी है। वो मिश्रा जी आपका यहाँ पर जवाब देना maximum चाहते हैं भला आपकी कर बात का। पाएंगे। मिश्रा जी। मैं बिल्कुल रमा जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और निश्चित तौर पर देखिए, हम जितना 135 करोड़ जनता है, 136 करोड़ जनता है, निश्चित तौर पर हम इन्हीं के भरोसे हैं। और जिन्हीं के भरोसे हैं, अगर मान लीजिए हम उन्हीं के साथ अगर दुर्व्यवहार करेंगे, तो बताइए जो कि उनके ऊपर में क्या बीतती होगी। निश्चित तौर पर हमें अपनी भावनाओं को भी संयमित करना पड़ेगा। और इसलिए ये बहुत जरूरी है, जो कि निश्चित तौर पर देखिए, अभी जितना अपने पास एक्टिव केस है वो 34 लाख के आसपास एक्टिव केस है। यही एक्टिव केस जो 1-1.25 लाख 1.5 लाख हुआ करता था, आज के डेट में ये 34 से 35 लाख के लगभग में करीब है। निश्चित तौर पर हम रिकवरी रेट भी हमारा कम से कम 81 से 82% है। और जिस तरह से हम अभी तक अपने भावनाओं पर संयम बना करके रखे हुए थे, उसी तरह से हमारे अपने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं हमारे, निश्चित तौर पर जिनके ऊपर हम निर्भर हैं, उन्हीं के साथ अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा और ये गलत होगा। इसीलिए हम अपनी भावना को बिल्कुल कंट्रोल करके रखें, संयमित करके रखें। बिल्कुल। लेकिन एक यहाँ पर सवाल ये भी तो उठता है ना, देखिए मिश्रा जी, कि इनकी सबसे बड़ी कंप्लेन ये भी है, और ये तमाम अस्पताल प्रबंधनों की भी कंप्लेन है, कि हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं, हम कैसे मैनेज करें। यहाँ पर हमारे पास बेड्स की संख्या सीमित है, वेंटिलेटर्स की संख्या हमारे पास सीमित है। उत्तराखंड से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई कि वेंटिलेटर्स हैं उनके पास, लेकिन चलाने वाले उनके पास कर्मचारी नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार की तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है ना फिर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा आपने इस तरह का डिस्कस में अगर इस चीज को उठाया आपने, निश्चित बात है, बिल्कुल होना चाहिए था। मैं पहले से भी कह रहा हूँ, शासन किसी का भी हो, लेकिन जैसे अभी अजय जी मेरे मित्र, उन्होंने कहा जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग का, उसी तरह से अगर मान लीजिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, पब्लिक कंप्लायंस, ये भी एक बहुत बड़ा 5 में से एक ये भी है। और दूसरी बात 5वां चीज है वैक्सीनेशन। अब डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा ये समझाएं, थोड़ा सा अगर हमें ज्ञान दे सकें। निश्चित तौर पर हमारे साथ बहुत ही बुद्धिमान पैनल बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक चीज बताइए, जो वैक्सीनेशन है वो क्या कितना प्रभाव डालती है? जहां तक मुझे अनुभव है, वो शायद जो संक्रमण का जो दर है वो 0.03 से लेकर के 0.04% तक का शायद संक्रमण है, अगर वैक्सीन अगर हम ले लेते हैं तो। क्या ये सत्य है, या अपने अनुभव के आधार पर कुछ हमें थोड़ा सा ज्ञान दे तो ये बेहतर। ठीक है, डॉक्टर शरद के पास चलते हैं। डॉक्टर शरद, कि कहा कि वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव है। से ही पूरे अमेरिका ने विजय पाई है,
वहाँ पे बहुत कम हुई, चाइना में बहुत कम हुई, वियतनाम में हुई, हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत गिरती है, लोगों में बहुत कम है, लोगों में अफवाह फैला देते हैं। अगर हमारे यहाँ की दर बढ़ा दी जाए, बहुत तेजी से बढ़ा दी जाए, तो हमारे यहाँ क्योंकि अंतिम हथियार वही है, इलाज कर रहे हैं, प्रिवेंशन इज और आपने जैसा कहा वो बिल्कुल सही है कि जिनको वैक्सीनेशन लगता है उनको अगर संक्रमण हो भी जाता है, वैसे तो उसमें संक्रमण की दर बहुत कम है, 2.02% पाई गई है, लेकिन अगर उसको संक्रमित हो जाते हैं तो मौत दर उनमें बहुत कम है और अक्सर में बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं वो सही हो जाते हैं। तो हमको अंतिम विजय पानी है। तो जैसे पोलियो पे हमने विजय पाई इस देश में कर 2-2 बूंद ला करके, तो वैक्सीनेशन की है तो ब्यूरोक्रेसी इतने नियम, इतने कानून, इतने वो बैठ करके पाते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप डॉक्टर से नहीं कैसे करना है, अरे आप वैक्सीनेशन को खोल दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को हर हॉस्पिटल वैक्सीनेट कर रहा था वो लगाएगा, अरे कोई दवाई थोड़ी खा जाएगा, अरे तो बिल्कुल ओपन कर दीजिए। आप उसमें पेपर लिखना आदमी है, उसे मालूम नहीं है कैसे पोर्टल पे जाना है, कैसे एंट्री करनी है, कौन सी मेरे को तारीख मिलेगी और मेरे को उसके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड को उससे पता ही नहीं कि मेरे पास किस डेट के लिए मेरे पास आया कि किस डेट को मेरे को किस सेंटर। अरे कोई किसी भी सेंटर पे फोन पे कहीं भी लगवाए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन लगवाए, आप उस पर कंफ्यूजन कर रहे हैं, 200 की है, 400 की है, 600 की है। अरे आप एक देश एक रेट कर दीजिए, कोई भी वैक्सीन मिल जाए तो वैक्सीन मिल जाएगी, इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आप वैक्सीन पे जो जोड़ दीजिएगा, इलाज तो है ही, जो सफर कर रहा है, बीमार पड़ रहा है, उसका तो इलाज होना ही है, बीमार ही नहीं पड़ेगा तो आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? हाँ, मेरा डॉक्टर शरद से ये पूछना था, जैसे वैक्सीन मैंने कोवैक्सीन 12 मई को लगवाई, और मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 28 से 30 दिन में लगवाए आप, और आरोग्य सेतु ऐप खुल नहीं रहा, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा, बड़ा स्लो चल रहा है। अगर मैं जो मेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है 28 से 30 दिन, अगर वो वैक्सीन नहीं मिलती मान लो किसी कारणों से, या मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होता और उसमें विलम्ब हो जाता है हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, तो पहली जो डोज लगी है क्या उसका असर रहेगा? इसके लिए कोई सुझाव? कोई डॉक्टर शरद? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर वैक्सीन का एक बूस्टर डोज होता है कि हमारी पता पड़ा एक इम्यूनिटी सर्टेन लेवल तक पहुंची और हमने सेकंड डोज लगा के उसको बूस्टअप कर दिया। अगर हमने उसको समय पे नहीं लगवाया तो हमारा वो सेकंड डोज का उतना प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन 4 से 6 हफ्ते के अंतर पे अगर लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इसका कानून का मकड़जाल बना दिया, तो कानून का मकड़जाल को हटाइए, आप केसी से मत पूछिए, आप 2-4 डॉक्टरों की भी सलाह ले लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 11 की टीम बनाई थी उसमें सारे IAS थे, और उसमें 1-8 डॉक्टर भी रख लेते तो शायद कोई डॉक्टरी सलाह उस समय बैठ के मीटिंग हो रही है एक अच्छी सी दे देते, तो क्योंकि तो डॉक्टर नहीं है, वो IAS है, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप मेडिकल बैकग्राउंड से पूछते नहीं है कि क्या करना है। अरे आप 4-6 मेडिकल सलाहकार रखिए, देखिए आप मेडिकल सलाहकार से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे। आप चैनल पे हमसे पूछ रहे हैं, देखिए आपने क्या हेल्थ एक्सपर्ट बुलाए तो ब्यूरो नहीं बुलाए, आप जनता की समस्या सुलझाने के लिए, क्योंकि डॉक्टरी समस्या का लोगों के जो भ्रम है उसको दूर करेंगे, वैक्सीनेशन को हम डॉक्टर चिकित्सक दूर करेंगे, नहीं वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन से ही मुक्ति मिलेगी। तो ये सारे जरूरी सवाल यहाँ पर ये आपने यहाँ पर बहुत ही जरूरी प्रश्न उठाया है। मिश्रा जी के पास मैं एक बार जाता हूँ। मिश्रा जी, इन्होंने ये बहुत जरूरी बात बोली, क्योंकि इसके पहले भी जब पैनल हमारे साथ बैठा तो तमाम डॉक्टर्स ने इस बात को रिपीट किया है कि आखिर क्यों ऐसा है कि नीति बनाने में डॉक्टरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, सब कुछ जिलाधिकारी के हाथ में या सचिव के स्तर के अधिकारी के हाथ में क्यों सौंप दिया गया है। चलिए ठीक है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन चलाना उनका काम है, जिले को वो समझते हैं, लेकिन चिकित्सकीय जरूरतें क्या है, अस्पताल प्रबंधन क्या होता है, इसको तो हमने सीखा है ना, इसके बारे में हम सरकार को ज्यादा अच्छे से ब्रीफिंग करेंगे। यहां पर भी सरकार चूक रही है क्या? नहीं, देखिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर डॉक्टर साहब को, शायद ये निश्चित कह रहे हैं जो कि ये हम
उन आईएएसओं के साथ लेकर के बैठते हैं उनके साथ, लेकिन जो आईएएस हैं वो आपको हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ बैठ करके उसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब सब कोई प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री ने एक अपना ये बनाया, उन्होंने क्या किया तो मंत्रिमंडल के साथ बैठक करी, मंत्रिमंडल अपने निचले स्तर से बात किया, उन्होंने फिर उसके बाद बात किया। देखिए, प्रबंधन जो है सो कोई आज से नहीं बना है, बल्कि और इसमें मॉडिफाई ही हुआ है, इसमें सुधार की प्रक्रिया ही हुई है। कोई आप ये कहेंगे जो हॉस्पिटल, अब एक चीज बताइए, जो मोहल्ला क्लिनिक है, क्या मोहल्ला क्लिनिक के साथ बैठ करके तो होगा नहीं, लेकिन एक सीएमओ के साथ तो बैठ करके वहाँ का जो डीएम है, एसडीएम है, वो बैठ करके करता है। ऐसी बात नहीं है जो कि वहाँ पर प्रशासनिक हमारी पास कोई कमी है या हमारी नीतियों में कोई गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही चीज है जो कि जैसे आपके पास सीएमओ है, सीएमओ बैठ करके हॉस्पिटल की मैनेजमेंट देख लिया उन्होंने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो बैठते हैं, ऐसा नहीं है जो कि नहीं है। और इसमें नीतियों में कोई खामियां है ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें समय समय पर सुधार होता गया है, और जैसे कभी कभी ऐसा होता है जो कि इस नीतियों में और सुधार की जरूरत होती है, तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर भी काम होता रहता है, चाहे सरकार किसी का भी हो, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार किसी का भी रहे हो, नीतियों में सुधार की प्रक्रिया जो है वो हमेशा से चलती रही है। अगर महसूस होगा तो निश्चित तौर पर इसमें भी सुधार किया जाएगा, कोई इसमें कोई बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साफ तौर पर आपका कहना है कि नीतियों में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। एक जरूरी सवाल यहाँ पर यह भी है मिश्रा जी कि देखिए, जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य मंत्री की भी एक भूमिका होती है राज्य में, चाहे केंद्र में हो, ऐसा भी तो एक रास्ता निकाला जा सकता था ना कि जिले का जो सबसे शीर्ष का अधिकारी हो चिकित्सा के क्षेत्र का, वो सीधे स्वास्थ्य मंत्री के साथ जुड़ा हुआ हो, ताकि इसके दो फायदे आपको होंगे। एक, प्रशासनिक अधिकारी जो कि जिलाधिकारी है वो अपनी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा रहा है, उसमें क्या है, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के पास भी ये रिपोर्ट जाती रहे लगातार चिकित्सा अधिकारी की मदद से कि हमको क्या चाहिए, तो दोनों को साथ में रखकर वहां पर एक कंपेरिजन भी तो किया जा सकता है कि सबसे सही कदम उठाना क्या होगा। निश्चित बात है आलोक जी, देखिए हमने क्या कहा, जो कि नीतियां कोई ऐसा नहीं है जो कि फिक्स हो गया। अगर मान लीजिए आज हम अगर पैनल में बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कहीं पे त्रुटि रह गई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उस त्रुटियों में किस तरह की सुधार की गुंजाइश है उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो उस सुधार के बाद, त्रुटियों के बाद, उस सुधारों के बाद जो अच्छा बेहतर होता है वो हमेशा से करते आए हैं। मान लीजिए आज इस पैनल में बैठ करके हम लोगों ने ये कहा ये त्रुटियां थी, यहाँ पर सुधार होना चाहिए, निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। और एक निश्चित जो एक हॉस्पिटल लेवल का होता है, चाहे वो सीएमओ हो चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, तो वो हम उनको लेकर के बैठ करके करें तो और बेहतर हो सकता है। नीतियां ऐसे ही आपको बदलेगी, सुधरेगी, और ये मतलब कहने का मतलब ये जारी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये नहीं जो कि एक ही बार फिक्स हो गया। जो नीति हमने बनाई, नीतियां बिल्कुल बदलनी चाहिए मिश्रा जी, लेकिन अब उसमें त्वरित गति लाने की भी तो जरूरत है ना, कि नीतियां बनाने में कहीं इतना विलंब भी ना हो जाए कि अभी देखिए, अब ये धीरे धीरे डाउनफॉल यहाँ पर केसेस का शुरू हुआ है। अगर इसको हमको बहुत तेजी के साथ नीचे ले जाना है तो हमको नीतियों को तुरंत बनाना होगा, तुरंत हमको उसको अप्लाई भी करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके प्रक्रिया कोई मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपने देखा है जो कि चाहे वो मंत्रिमंडल स्तर के हों, चाहे वैज्ञानिकों की स्तर के हों, चाहे सेना को लेकर साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे मेडिकल स्टाफ को लेकर के, चाहे हेल्थ वर्करों के साथ, वो प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है जो कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री खुद इनिशिएट लेकर के 4-4 मीटिंग करते हैं, 5-5 मीटिंग करते हैं, और कहां पर सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है, कहां पर बेहतर प्रक्रिया हो सकती है, सबके ऊपर में वर्क हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। अजय जी। आलोक जी, मिश्रा जी ने बोला बेहतर हो सकता है, बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 4-5 सांसद, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, अपनी सरकार के खिलाफ, और कई विधायक, कई मंत्री और आम आदमी, जितने भी भारत के नागरिक है, सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे विनेता हो। हमने कितने लोग खो दिए। केसर सिंह गंगवाल जो विधायक की मृत्यु हुई, और उन्होंने खत लिखा था भारत के स्वास्थ्य मंत्री को कि मेरा उपचार ठीक से नहीं हो पा रहा। बरेली नवाबगंज के विधायक थे वो, और उन्होंने सरकार से अपील की कि मुझे बेड नहीं मिल पा रहा, कृपया करके दिल्ली के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल का नाम लिखा उन्होंने कि मुझे वहां बेड दिला दीजिए। उनको उनकी बात अनसुनी की थी, और अंत में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मेरे कहने का बेहतर कब होगा? हम और भारत में कितने नागरिक खोने पड़ेंगे हमारे को। हमें
कितनों की शहादत देखनी पड़ेगी, हमें रोकना होगा। आज विषय ये नहीं कि विपक्ष में बैठे हैं, हमें हमारा भी दायित्व बनता है, इन मौतों का तांडव रोकना होगा। डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर जी प्रयास कर रहे हैं, रमा जी प्रयास कर रही हैं, डॉक्टर शरद परिवार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितने हद तक? हर जगह तो ये भी नहीं जा सकते। हर क्षेत्र में आज लखनऊ बैठी है रमा जी, डॉक्टर रमा अपने क्षेत्र में अपने हॉस्पिटलों में लोगों की सेवा कर रही हैं। ये हर जगह भारत में नहीं पहुंच सकती। और जिस प्रकार से अभी डॉक्टर शरद ने बोला कि जो पुराने डॉक्टर हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनकी कमेटी बननी चाहिए। जो डॉक्टर रिटायर्ड हो गए उनकी सेवाएं लीजिए ऑनलाइन, जो बाहर नहीं आ सकते, तो सरकार चाहे तो बेहतर कर सकती है। मिश्रा जी यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। हाँ, अजय जी ने कहा बिल्कुल बहुत सही बात है। और आपने देखा होगा जो हमारे सेना में जो निवृत्त पदाधिकारी थे, आर्मी ऑफिसर से जो संबंध रखते थे, निश्चित तौर पर वो भी अपना सेवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं और पूरा सेवा दे भी रहे हैं। वो भी आ गए हैं फील्ड में निश्चित तौर पर। और इसको और बेहतर और इसको मास लेवल के ऊपर में काम करने की जरूरत है। और सक्रिय ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसका निरंतर प्रयास जारी होना चाहिए और जारी है भी। और कहना चाहूंगा, मात्र 10 सेकंड दीजिएगा। अजय जी ने कहा जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं जो कि जहां पे कमी थी उन्होंने उस चीज को सरकार के सामने रखा। और ये बहुत अच्छी बात है, जो कि अगर मान लीजिए कभी कहीं पे हम कमी कर रहे हैं, अगर कोई उजागर कर रहा है तो ये कोई खराब बात नहीं है, ये कोई अच्छा संदेश कहना चाहिए। देखिए अपनी कमी बहुतों को नजर नहीं आती, चाहे मैं रहूं या कोई रहे, वो नजर नहीं आती, लेकिन वो चीज दूसरे को नजर आती है। इसीलिए हम उस कमियों को देखते हुए, उस नीतियों को देखते हुए, उस सुधार की प्रक्रिया को देखते हुए हम आगे बेहतर करने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी बात है। जी, एक यहाँ पर आपसे प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन को लेकर अब आपका क्या विचार है? क्योंकि लगातार पहले जनता यही बोल रही थी कि लॉकडाउन इसलिए आप लोग नहीं लगा रहे क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। अब तो चुनाव भी संपन्न हो गए, अब आखिर आपके मन में क्या है? जनता क्योंकि इस डर की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रैवल भी नहीं कर रही, उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे राज्य में जाएं और अचानक लॉकडाउन लग जाए और हम वहां पर फंसे के फंसे रह जाएं। देखिए, ये जहां तक आप कह रहे हैं जो कि संपूर्ण लॉकडाउन की बात है, ये मतलब ये थोड़ा सा एक उच्च स्तरीय बात हो जाती है, इसलिए मैं वो चीज नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो अभी तत्काल वर्तमान में अभी 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ाया गया है यूपी में खास करके, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जो 2 दिन का वीकडाउन पहले था, बाद में उसी को बढ़ा करके शायद पिछले ये फ्राइडे से लेकर के मंगलवार सुबह 7 बजे तक का था, और इसको 2 दिन और बढ़ा करके बृहस्पतिवार तक किया गया है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी कदम है, अगर राज्य सरकार को लगेगी जो कि नहीं इससे हमको फर्क पड़ेगा, इससे हमारे ग्राफ में नीचे आएगा, केसेस कंट्रोल में आएंगे, तो वो राज्य सरकार बिल्कुल करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे राज्य सरकार किसी की भी हो, महाराष्ट्र हो, आज अगर उन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन किया, अगर उनको लगेगा जो 1 महीने का लॉकडाउन होना चाहिए, इससे हमारा ग्राफ जो स्ट्रेन है वो नीचे आएगा, एक महीने लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर अजय जी, अब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह का कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि परिस्थितियां तुरंत कंट्रोल में आए? सरकार ऐसा कदम उठाए जब हम डिबेट में बैठे, शमशान भी खाली हो, कब्रिस्तान भी खाली हो, अस्पताल में बेड भी हो, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी घर में हो सबके, जो पेशेंट बीमार हैं उनके लिए। और जो दवाइयां हैं, एक बात रह गई है लोग, जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उस पर भी नकेल सरकार कस नहीं पा रही। बहुत जरूरी बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन है, बिल्कुल, ये जो काला बाजारी है, अगर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को पैनी नजर से देखा जाए तो ये जो काला बाजारी, नकली दवाइयां, ये हम रोक सकते हैं। ये सरकार के अधिकार में है, इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं करनी, सिर्फ उनको निर्देश देना है और उनको वॉच आउट करना है। बिल्कुल। डॉक्टर रमा, अंत में चलते चलते हम आपसे यहाँ पर एक अनुरोध करेंगे कि आप दर्शकों को कुछ समझाइए ताकि वो इस चीज़ की विभीषिका को कि किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसको ज़रूर समझें, अपने घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं कि अगर उनको सामान्य सीने में दर्द हो रहा है तो वो या तो इसको हार्ट अटैक से जोड़ दे रहे हैं या वो इसको कोरोना के इन्फेक्शन से जोड़ दे रहे हैं और तुरंत अस्पताल की तरफ तुरंत चेकिंग के लिए भाग रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि ये घबराहट की वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है।
इस जन संदेश के पहले आपके चैनल के थ्रू हम एक ये बात कहना चाहेंगे, बिल्कुल, कि जो भी कमेटियां गठित होती हैं, मिश्रा साहब से और अरोड़ा साहब से, दोनों से मेरा ये अनुरोध है कि ये अपनी आवाज उठाएं कि उनमें निजी चिकित्सा संस्थानों का अथवा निजी चिकित्सकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जरूरी। उनको क्या समस्याएं आती हैं और वो कैसे मैनेज करते हैं, ये बातें अगर उस कमेटी में रहेंगी तो मैनेजमेंट पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और परेशानियां भी दूर होंगी। अब जहां तक जनता तक संदेश पहुंचाना है, तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप अपने घर में रहें, अनावश्यक जब तक इमरजेंसी ना हो कि घर से निकलना निहायत ही जरूरी है, तब तक घर से ना निकलें। अगर निकलें, जो लोग अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, तो वो बंद गाड़ी में भी, जैसा कि सरकार ने कहा है कि मास्क लगाकर चलें, क्योंकि कभी शीशा खुला कहीं कोई दूसरे व्यक्ति से संक्रमित ना हो जाए। तो ऐसी जगह न जाएं जहां पे भीड़ भाड़ हो, और बार बार हाथ धोएं, 4 बार 5 बार साबुन पानी से हाथ धोना बहुत आसानी से उपलब्ध है, और घर के बाहर आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, तो अवश्य करें। अनावश्यक वस्तुओं को हाथ न लगाएं। जिस चीज से आपका डायरेक्ट संबंध नहीं है उसको छूने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप कहीं अस्पताल भी जाते हैं तो अस्पताल में इधर उधर किसी चीज को ना हाथ लगाएं, और घबराएं नहीं किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि कोरोना नहीं था तब भी लोग बीमार होते थे, और 50 तरह की, हजारों तरह की बीमारियां इस दुनिया में हैं। साधारण जुकाम बुखार भी होता है, साधारण चेस्ट पेन, जैसा अभी आपने कहा कि वो एंजाइटी से बहुत कॉमन चीज है। बिल्कुल, बॉडी एक हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, दिल तेजी से धड़क रहा है, ये चीजें एंजाइटी से बहुत कॉमन है। घर में भी कोई दूसरा बीमार होता है, माता पिता हो, भाई बहन हो, तब भी जो स्वस्थ है उसको भी ये परेशानियां आ सकती हैं। तो बिना घबराए अपनी जांच पड़ताल कर लें, अपनी सोच को, अपने दिमाग को स्थिर रखें, और अगर लगता है कि ये संभाल से बाहर है तो किसी डॉक्टर से जरूर बात करें। डॉक्टर हर समय उपलब्ध हैं, IMA की हेल्पलाइन पे उपलब्ध हैं, अदरवाइज बहुत सारे बनाए गए हैं सरकार द्वारा भी। हेलो डॉक्टर है, कंट्रोल रूम है, तो यहाँ बात करके अपनी समस्या का समाधान करें। बिल्कुल। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। बहुत ही तार्किक आज यहाँ पर विश्लेषण हुआ, तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे दर्शकों को जरूर मिले होंगे। जो लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न थे कि अगर सीने में दर्द हो तो हमको क्या करना चाहिए, RT-PCR टेस्ट में भी अगर निगेटिव आ रहे हैं और उसके बाद लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, किस तरह का कदम उठाना चाहिए, लॉकडाउन पर सरकार का स्टैंड क्या है, यह भी यहाँ पर मिश्रा जी ने बिल्कुल साफ किया कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि इस छोटे छोटे लॉकडाउन के जरिए ही हम केसेस को कम कर ले, डॉक्टर्स को समय मिल जाए, अस्पताल प्रबंधन को समय मिल जाए, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो जनता लगातार पहले कर रही थी, मास्क को आपको लगाकर रखना है, अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है, किसी रिश्तेदार को घर अभी फिलहाल नहीं बुलाना है, किसी सामाजिक कार्यक्रम का आपको हिस्सा नहीं बनना है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही प्राइम न्यूज आपसे लगातार अपील करता आया है, और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।